हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हानि सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे पहले ही आया था कि इंट्रोडक्शन में कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें ही हम देखे थे हानि सिद्धांत। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग पहली बार ये हानि सिद्धांत वर्ड सुन रहे हो, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये जो हमारा लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा डिस्कस करना था। कहाँ गया? उपनिवेशवाद के स्वराज्य के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा एंड ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप भी हेल्प करिए ताकि हम अपनी एनसीईआरटी जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें एंड फिर उसके बाद हमें कुछ जो भी हमारी बुक्स हैं अदर बुक उन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि एनसीईआरटी ही हमारा यूपीएससी क्लियर करा देगी, हम ये भी नहीं कह सकते। इसलिए हमें सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो थोड़ा बहुत आप भी हेल्प कीजिए, थोड़ा मैं कर रही हूँ। वहाँ से क्या होगा कि हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एंड गोपाल, वो आपका जो सिलेबस है, तो मैंने बोला था शायद टीम मेंबर ने उसे नहीं शेयर किया था। जो भी आपको कमेंट गया था वो हमारे जो भी मैनेजमेंट मतलब जो यूट्यूब देखते हैं वही आपको कमेंट भी किए थे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस यूपीएससी का भेजा था। मैंने ऑप्शनल का कहा था, लेकिन उन्हें मतलब समझ नहीं पाया शायद क्या था, तो उन्होंने इस वजह से आपको बोल दिया होगा कुछ भी। जो तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं पहले नहीं देखी थी। जब देखी तो खैर अब मुझे लगा कि मैं क्या बोलूँ इसमें, इसलिए मैंने सोचा वीडियो में ही बता दूंगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आपको सिलेबस मिल जाएगा आज। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी वो लोग आज आपको सिलेबस शेयर करवा दें ताकि आपका लेट ना हो, क्योंकि आई नो कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो एंड बिल्कुल आप सीरियस स्टूडेंट हो। पूरी शिद्दत से आप करना चाहते हो, और जो करना चाहते हैं उनकी हेल्प करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए खैर मैंने कल खूब फटकार भी लगाई है कि आप लोग इतना लेट करते हो। जो जितना भी मेरे से बन सका है, और आप लोगों की ज़रूर हेल्प की जाएगी। सो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आज आपको सिलेबस मिल जाएगा पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, जो भी है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आप देख लीजिएगा। तो अब आते हैं हम इसमें, और ये जो उदारवाद है इसको भी पढ़ लीजिएगा। यू नो कि उदारवाद का मतलब सीधे से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका वर्ड ही जो उदार, उदार मतलब क्या होता है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि इसमें जैसे आपको लिखा हुआ स्टार्टिंग में ही कि हमारे माता पिता बहुत उदार होते हैं, तो जाहिर सी है कि उदार का मतलब है कि आपकी जो भावना है वो अच्छी होगी, राइट। एंड मान लीजिए कि एक उदारवादी हो, कोई नरम पंथ का है, कोई गरम पंथ का है, या कोई नरम दल का या कोई गरम दल का है। तो इनमें से जो वर्ड होते हैं तो कुछ मीनिंग हम अपने आप भी गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, कि यहाँ पे ये लोग किस तरीके के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, कि जिनमें सहनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो जोड़ के रखना चाहते हैं सबको। लेकिन एक जो उदारवादी नहीं होते हैं वो थोड़ा सा क्या करते हैं कि मतलब हिंसा वगैरह में उतारू हो जाते हैं। ये लोग थोड़ा सा शांतिपूर्वक किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग समझ लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आशा कर रहे हैं कि आप मेरी बात जरूर मानोगे और इसे आप पढ़ोगे भी। तो इसमें क्या है, हमारा है हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। यानी कि इसमें क्या है कि यदि हम इसको अच्छे तरीके से, कि जिसमें हम सेटिस्फाई हो जाएं कि यस हानि सिद्धांत अब हमें पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ गया है, तो हमें प्रतिबंध और उसके बाद जो भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं, या सीमा जो लिमिटेशंस हैं, आरोपित करने की क्षमता और यानी कि सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी, ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये जो जॉन मतलब ये जो यहाँ पे राइटर हैं इनका नाम और इनकी जो ये बुक है, तो क्या है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया था कि अपने
अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से मतलब ये जो बातें हैं उन्हें उठाया था। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे क्या कहा जाता है, हानि सिद्धांत कहा जाता है। आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें, यानी कि जो मिल साहब ने कहा उन्हें पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रही हूँ, जो भी न्यू हो उनके लिए है ये, कि यहाँ पे क्या होता है, यदि मैं बात करूँ, ये जो है इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है, डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, ये होता है, या सिंगल में भी लिखा है, या डबल इन्वर्टेड कामा में यदि हम लगाते हैं तो जिसकी बात है हम उसी को एज इट इज लिख देते हैं। जब भी इन्वर्टेड कामा आप लगाना, कभी कंफ्यूज मत होना। आप हिंदी मीडियम के एक स्टूडेंट हो, यहाँ पे थोड़ा हमें मात्रा पाई का ध्यान रखना पड़ता है, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पे कब मात्राएं लगानी है, थोड़ा लॉजिक लगाओ आप। इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कामा में आप कोई भी बात तब लिखते हो जब हम क्या करते हैं, किसी की बात को एज इट इज लिख रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, या मान लीजिए कि गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ पे हमने कहा गांधी जी के कथना अनुसार, और इन्वर्टेड कामा लगा के हमने लिख दिया हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमने इन्वर्टेड कामा लगा दिया तो वहाँ पे जो चेकर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, जो देख रहा है, वो हमारे आंसर को देखते ही समझ जाएगा कि हमने अपनी बात यहाँ पे कोई इंक्लूड नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने उनके थॉट्स को इसमें एज इट इज उतार दिया। तो इससे ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि साथ साथ थोड़ा बहुत आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई डाउट नहीं, हो जाए अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इन्वर्टेड कामा का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं मिले आप समझ जाइएगा कि किसी ना किसी के, यदि राइटर भी नहीं मिल रहे हैं आपको या थिंकर नहीं मिल रहे, फिर भी समझिएगा कि हमारे तो वर्ड नहीं है, किसी और के वर्ड नहीं, किसी एक महान पुरुष के ही वर्ड होंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, अब इसमें आते हैं। यहाँ पे है कि सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य, यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि सिद्धांत यह है कि किसी कार्य करने की स्वतंत्रता, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए फ्रीडम में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यानी कि इकलौता लक्ष्य हमारा क्या है, आत्मरक्षा है, खुद की रक्षा करना है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यानी कि कोई सभ्य समाज है, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि जो सभ्य समाज है, यानी यहाँ हम कार्य कर रहे हैं उसमें से हम चाहते हैं हर जगह पे हमारा स्वाभिमान जो है वो बना रहे, हम अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सभ्य समाज इन द सेंस कि वहाँ के जो लोग हों काफ़ी सिंसियर टाइप के हों, यानी एक दूसरे की इज्जत करना उन्हें आता हो, एक दूसरों की जो भी वैल्यू है उन्हें वो समझते हो, तो इससे हम सभ्य समाज कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम आपको मारने पे उतारू हैं, आप हमारी जान लेने पे उतारू हो और दूसरा कोई आके कह रहा है ये सभ्य समाज है, ये सभ्य समाज हमारा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मान लीजिए कभी भी यदि हमें ऐसा लग रहा है कि भले ही आप बहुत सभ्य इंसान हो, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान बहुत गलत कर रहा है, एंड हम जब तक उसके साथ हिंसा पे उतारू नहीं होंगे, वो हमारा मतलब उससे हमारे समाज का, अपना भला नहीं, हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है, तो उस टाइम पे हम वहाँ पे उसे सजा दे सकते हैं या कुछ औचित्यपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो ये नहीं होगा कि उससे हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम उसे हानि पहुंचा रहे हैं, किसी समाज को या अपनी सभ्यता को ठेस पहुंचा रहे हैं। युधिष्ठिर, आपको पता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो एक धर्मात्मा व्यक्ति थे, लेकिन युद्ध में उन्होंने एक बार झूठ बोला द्रोणाचार्य जी से। जो भी उनके पुत्र को लेकर उन्होंने एक बार झूठ बोला, और जैसे ही द्रोणाचार्य जी अपने हथियार रखते हैं उन्हें मार दिया जाता है। युधिष्ठिर के द्वारा ये झूठ बोला गया था, जबकि आप मानते हो कि जो भी धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें माना जाता था। हमेशा इतिहास में आप पढ़ते हो धर्मराज युधिष्ठिर, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी झूठ बोला क्योंकि उस टाइम पे उनका मरना
ही बहुत इम्पोर्टेंट था, यानी कि सबसे ज़्यादा यदि कोई काम इम्पोर्टेंट था वो था कि द्रोणाचार्य की जान ली जाए। जो भी गुरु थे उनके, तो उनकी जान। अब कैसे? तो कृष्ण जी ने ही उन्हें बताया था कि आप ये करो, और उन्हें वो करना पड़ा। तो यहाँ पे सीधे से हमें समझ में आना चाहिए, हमें ये जो भी हमारे ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अब इसमें यही हुआ कि सीधे से आप समझिए, यदि मैं अपने उससे समझाऊँ अपने अनुसार, तो इसमें सीधे से कहने का मतलब है कि यदि कहीं पे भी हमें मजबूरी बस कोई काम यदि करना पड़ रहा है, किसी को हानि भी पहुँचानी पड़ रही है और उससे कई सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो वो मतलब हानि नहीं कह सकते कि हम उन्हें पहुँचा रहे हैं या उनकी हानि कर रहे हैं या अपने उसका उल्लंघन कर रहे हैं धर्म का, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे आता है, एंड आई होप कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आता है कि मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वसंबद्ध और पर संबद्ध कार्यों में अंतर बताया, यानी कि अपने से रिलेटेड जो भी कार्य है, और पर संबंध का मतलब है दूसरों से रिलेटेड जो कार्य है। अभी तो मैंने अपने थॉट्स बताए इससे पढ़ के, अब राइटर क्या बता रहे हैं उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों में अंतर बताया। स्वसंबद्ध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, यानी कि स्वसंबद्ध का मतलब क्या हुआ कि ये वे कार्य होते हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि पर संबद्ध कार्य वे कार्य हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। यानी कि पर संबद्ध का मतलब है यदि हम दूसरों के लिए कार्य करेंगे तो अपना तो होगा ही जो होगा, लेकिन दूसरों पर इसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। अच्छा है तो अच्छे के लिए, बुरा है तो बुरे के लिए, ठीक है? हमारा कार्य किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, जरूरी नहीं कि बुरा ही हो, लेकिन इसका प्रभाव एक बहुत बड़े समुदाय को पड़ने वाला है, ठीक है? पर संबद्ध का मतलब यही हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि मिल का तर्क है कि स्वसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम स्वयं के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि कोई बाहरी हस्तक्षेप हो। ये मिल साहब ऐसे कह रहे हैं, ठीक है? तो इनका नाम और इनकी जो बुक है उसको भी याद रखना आप। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या है कि हम बाहरी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करेंगे। आसान शब्दों में यदि हम कहते हैं तो स्वसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे करूँगा जैसे मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है, हम कुछ भी कर रहे हैं अपने यानी कि स्वसंबद्ध का मतलब ऐसा मिल साहब कह रहे हैं, ठीक है? कि यहाँ पे हम कुछ भी करें, यहाँ पे कोई नहीं कि हम खाना खा रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, जो भी हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, हम बाहरी हस्तक्षेप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि हम अपना काम खुद करेंगे, हमें कैसा करना है हम खुद डिसाइड करेंगे, हमें किस रास्ते पे जाना है हम खुद डिसाइड करेंगे, एंड वही इंसान मेरे हिसाब से सक्सेस भी होता है। और जहाँ पे वो दूसरों के बताए हुए, ऐसा हमें ऐसा नहीं कहते कि दूसरों की राय नहीं लेनी चाहिए, कभी-कभी दूसरे भी हमें बहुत अच्छी राय दे जाते हैं। बट अब यहाँ पे आप सपोज यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बोलते हो कि मेरा टाइम टेबल आप बना के दो मैडम, ठीक है? आपने ऐसा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी बातें सुनी है कि मेरा टाइम टेबल आप बना के दो। यार आपकी लाइफ में आप अपने हिसाब से करोगे, कब आप सो के जगते हो, कब उसके बाद आप सोते हो, कब खाना खाते हो, कब आपका टाइम है, आपका घर के रूल्स कैसे हैं, आप उस हिसाब से अपना टाइम निकालोगे। आपको कॉलेज भी जाना है या कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं वहां भी जाना है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम बिल्कुल निकाल सकते हो। मैंने बना के दिया, मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बना दिया। अब उसमें से क्या होगा कि आप तो फॉलो कर नहीं पाओगे, और जब आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो हो सकता है मैंने भी कभी गलती से पूछ लिया तो मेरी भी डांट खानी पड़ेगी। और ऊपर से क्या होगा कि आप जो परेशान होंगे, आपको परेशानी होगी कि आज मेरा टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए हैं या कुछ ऐसा वैसा, तो उसमें अलग प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इसलिए हमें अपने लाइफ का जो भी है वो खुद से करे, खुद से डिसीजन ले, वो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत बातें, जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी स्टडी में एटलीस्ट 12 से 14 घंटे देना है, तो आप ये मान सकते हो। अब किस
किस हिसाब से आप देते हो, कैसे अपने वर्क से अपना टाइम निकालते हो, कैसे क्या करते हो, वो आप डिसाइड करोगे कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो हाँ, ये मान सकते हो कि मैडम ने ऐसा कहा हम कर ले, या कोई टॉपर्स बोल रहे हैं ऐसा कि हम करते 6 घंटे पढ़ते, 8 घंटे पढ़ते हैं, तो वो घंटे कैसे निकालना है, घंटे हमें गिनना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस घंटे में हमने कितना अचीव किया इम्पोर्टेंट हमारा वो है, जो उस घंटे हमने बर्बाद किए उसमें कितना आउटपुट निकला इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है। एंड यूपीएससी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम आसानी से, आप ये समझिए एक एग्जाम है ये, जैसे अभी तक एग्जाम पास करते आए हैं बहुत ही आसानी से हम इसे भी पास कर लेंगे। एंड इसे यदि बहुत बड़ा वो बना के चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसे बहुत ही इजी वे में कि सारे एग्जाम ही होते हैं, या ये भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा और यहाँ पे भी जिस तरीके से है वो हम चीजें, जो हमारे एग्जाम की कॉलेज की एग्जाम की डिमांड होती थी आप कापियां भरो, अच्छी खासी कापियां भरो, अच्छे खासे नंबर पाओ, हम वो करते थे। यहाँ पे डिमांड इसकी कुछ दूसरी है कि ऑथेंटिक चीजें लिखो, हम वो करेंगे। सिंपल सा एग्जाम है, एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद हमें नौकरी मिल जानी है, बस और कुछ नहीं है। कंपटीशन है हाँ यहाँ पे कि स्कूल कॉलेज में ये रहता था कि मतलब हम पास हो गए, वो भी पास हो गए, वो भी पास हो गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन है कि इतने लोग हैं, ये वो दुनिया भर का, लेकिन हमें एक ही सीट चाहिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो फोकस अपनी स्टडी पे करना चाहिए, अपने कर्तव्य पे करना चाहिए। एंड जब आप कर्तव्य करोगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा आपका मोटिवेट करना भी जरूरी होता है बीच बीच में। अब यहाँ पे आते हैं हम कि इसके क्या होता है कि इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में पर संबद्ध कार्य वे है जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मतलब तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकती है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। मतलब पूरा इतना पॉइंट पढ़ने का मतलब हमारा ये था कि हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई है और इनके जो दो सिद्धांत है ना, स्वसंबद्ध और परसंबद्ध, तो यहाँ पे दूसरों के लिए यदि कुछ किया जा रहा है, दूसरों को कुछ हार्म पहुंचाया जा रहा है किसी के द्वारा, उसमें कोई एक बाहरी सत्ता चाहिए जो हम पे कंट्रोल कर सके, प्रतिबंध लगा सके। एंड जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि जैसे यदि हमने दंगा फसाद किया तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ बहुत सारे रूल रेगुलेशन भी बनाए हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके साथ भी कैसे व्यवहार करना चाहिए, एंड होता भी है, ठीक है। तो यहाँ से चीजें हैं कि हमें स्वतंत्रता है, बट सीधे सीधे है कि यदि किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमारा नुकसान तो होना तय है। देन उसके बाद क्या होता है कि चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है, यानी कि जो हमारी फ्रीडम है वो मानव समाज के केंद्र में ही है, सेंटर में ही है, यानी हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए होती है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो और मतलब जो भी किसी को हानि यदि हो रही है, प्रतिबंध भी लगा रहे हो तो ऐसे ही नहीं, क्योंकि यार वो होता है ना, हम लोग गलत फायदा बहुत जल्दी उठाते हैं, ये हम सबकी वीकनेस है। यानी कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ लाया नहीं, लेकिन हम उसका गलत फायदा, सही तो ठीक है बहुत कम ही मिल पाता है, लेकिन गलत फायदा बहुत जल्दी जल्दी हम उठा लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ लाया है और इसका फायदा हमें यहाँ यहाँ मिल सकता है और उसका बिल्कुल हम फुल यूज करेंगे, यूज क्या मिस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सीधे से है कि आप किसी को कम हानि पहुंचा रहे हैं या कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत है कि वो भी आपको थोड़ा सा टॉर्चर कर रहा है, तो आप अपने बचाव के लिए बेशक कर सकते हो, इसमें तो कोई नहीं, आत्मरक्षा करना सबसे पहली प्राथमिकता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, जिसमें कोई सजा नहीं होगी। इसीलिए बताया गया कि छोटी छोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह इसमें क्या है, केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देते हैं। और उदाहरण के लिए यानी कि मिल साहब ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें कानूनी ताकत की वजह हम क्या करें, सामाजिक रूप से समाज से बहिष्कृत कर दे, घर से निकाल दे, जो भी आपसे बन पड़े, कानून तक ना जाए, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि देता है, और उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज से संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफी होना है, मतलब होना चाहिए। इससे क्या होगा कि
कि इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें पुलिस को शामिल नहीं करना, सपोज आप किसी बिल्डिंग पे रह रहे हो, वहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप के साथ तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत आसानी से जल्दी से आगे निकल जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आप बिल्डिंग पे रह रहे हो, आप बजा रहे हो म्यूज़िक, अब उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को आपसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यार आपको बिल्कुल म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको फंडामेंटल राइट भी पता है, सिर्फ़ अपने लिए पता है, हमारे तो ड्यूटीज़ तो पता ही नहीं है हमें, एंड आपको भी, मुझे नहीं लगता आप लोगों में से जो भी याद कर लिए होंगे, हालाँकि मैं बोली थी याद करने के लिए, लेकिन रिवाइज़ करना इम्पोर्टेंट होता है, और अब आदमी रिवाइज़ नहीं करता, वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो आज आप लोग फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करेंगे, देन आप बताएँगे कि हाँ, मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे वो अपना आपस में डिस्कस कर लेंगे। जो भी निर्णय लेना होगा वही बिल्डिंग वाले ले लेंगे, भाई शांत रहो, और शांत नहीं रहना तो तुम यहाँ से रूम छोड़ के चले जाओ, क्योंकि सारे के सारे बिल्डिंग वाले तो रूम छोड़ के नहीं जा सकते। एक अकेले तुम हो जिससे परेशानी हमें हो रही है, और आप क्या करो, बिल्डिंग छोड़ के चले जाओ। तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि भैया वो इंसान जो था जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही थी, वो बिल्डिंग छोड़ के चला गया। कोई पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे भी अपनी स्वतंत्रता से जीवन जीने का हक है। जाए, जिए जहाँ मन करे, उसका म्यूज़िक सुने, चाहे जंगलों में बढ़िया जितना भी उसका वॉल्यूम हाई करना हो, सुने वहाँ पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें तो बस यहाँ प्रॉब्लम्स थी, और सारे जो भी बिल्डिंग वाले थे वो जा नहीं सकते थे, इसलिए अच्छा है कि तुम ही चले जाओ, समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे कोई हमें कानूनी तौर से लाने की ज़रूरत नहीं हुई। और क्या होता है कि जो व्यक्ति औरों के होने, मतलब कि औरों के को होने वाले नुकसान की परवाह ना करते हुए ऊंची आवाज में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोगों का उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान है, और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होता है, ठीक है? वही जो मैंने बताया आपको कि आप सीधे से कह दो कि आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि जब सब लोग हो जाएंगे कि हाँ इसे जाना चाहिए, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी पब्लिक आपके अगेंस्ट हो गई है, एंड आपको वहाँ से छोड़ के जाना ही होगा, एंड प्रॉब्लम हमारी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, और यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं माना जाता। तो यहाँ पे मिल साहब नहीं मान रहे कि यह उपयोगी है, और किन्हीं कार्यों पर संबद्ध पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। यानी कि किसी पर भी हम, यदि जो पर संबद्ध वाले भी हैं, उनसे है कि जब वो पर्टिकुलर आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहे हैं उनके द्वारा, जैसे मेरे द्वारा आपको बहुत ज़्यादा कुछ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, या आए दिन परेशान किया जा रहा है। एक दिन की बात हो तो चलो ठीक है, लेकिन आपको, पूरे समुदाय को नहीं, पूरी कम्युनिटी को नहीं, सिर्फ मैं आपको परेशान कर रही हूँ, या आपके परिवार वालों को, तो इसमें से क्या होगा कि फिर यहाँ पे कानूनी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि समाज तो हमारा साथ देगा नहीं। कि क्योंकि मैं समाज के सामने बहुत अच्छी बनी हुई हूँ, और आपको क्या कर रही हूँ कि आपके घर पे ही घुस के आपको प्रताड़ित कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि फिर आप कानून का सहारा ले सकते हो, और ये कानूनी आप इसमें दांव-पेच लगा सकते हो, जो भी है, तो वहाँ पे आप इतना कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत यदि होता है, तो कभी-कभी जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं, और शादी ब्याह में डीजे वगैरह बजता है, तो सपोज मान के चलिए कि आपको बिल्कुल भी म्यूजिक सुनना पसंद नहीं, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? कोई समाज भी हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि यार वो होना चाहिए, इतनी तो हम सह सकते हैं ना, समाज में रह रहे हैं, तो इतना हमें सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे वही बताया गया कि कुछ अब असुविधाएं हमें सहनी पड़ती हैं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, तो वो हमें सहनी चाहिए। यानी पूरा ओवरऑल आप मान के चलिए कि चलिए ठीक है, आपको स्वतंत्रताएं हैं, पूरी स्वतंत्रता आप अच्छे तरीके से ही हमें समझ लेनी है। बस इतना है कि एक लिमिट रहनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपने दायरे पे रहेंगे, एंड कभी भी हम ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे कि अब हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी का कोई फंक्शंस हो रहा है, अब जैसे अब लगन आने वाली, ठीक है, जो भी है शादी वगैरह के लिए, अब लोग होते हैं कि कितना पटाखे सटाखे जो भी फोड़ते हैं, और उसके बाद जो हमारा आता है डीजे, तो इतना बजता है कि कुछ पूछिए, मतलब पूरा सिर दर्द हो जाता है। लेकिन हम फिर भी कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी है, और इतना थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कर लेना
चाहिए, ठीक है। हमारे पास बहुत हमें नॉलेज है कि फंडामेंटल राइट है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन एक दिन हमारे पास भी ऐसा मौका आता, हो सकता है कि आप लोगों की भी, हो सकता है क्या होगी ही, ठीक है। तो आप लोगों की भी शादी हो तो वहाँ पे आप लोग भी चाहोगे ना कि अच्छा खासा म्यूजिक व्यूजिक हो, धमाका हो बढ़िया से, मतलब ऐसी हो कि इसमें आज तक किसी की ना हुई। हमारी सबकी उम्मीद होती है कि हमारी शादी तो ऐसी हो जैसे आज तक किसी की ना हुई हो। अब उसमें आप कैसा करते हो वहाँ पे वो आप देखोगे कि क्या अलग करना चाहते हो, तो पता चले कि किसी की शादी में एक डीजे जाता है, आप 10-15 मंगवा लो, तो पता चले कि कहाँ एक पड़ोसी को नुकसान हो रहा था, यहाँ तो पूरे गाँव वालों का तहलका मचा के रखे हो आप। तो वहाँ पे हम सबकी अलग-अलग चॉइस होती है एंड इतना भी हमें, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कह दूँ कि भैया ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इन्हें जाके जेल में डाल दो, तो कहाँ आप शादी करने जा रहे थे और कहाँ आप जेल की चक्कियाँ पीस रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कानून भी यहाँ पे हमारा साथ देता है, क्योंकि आप कानून के रखवाले ही बन रहे हो और आप खुद ही करोगे ऐसा। जैसे दहेज वगैरह का होता है कि जितने भी जो जैसे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं लोअर से हाई लेवल तक के, वो सब अच्छा खासा दहेज लेते हैं, अच्छा खासा पैसा लेते हैं दहेज का, जबकि उन्हें सबको पता है कि कानून क्या है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी वो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट लड़कों की आजकल आपको पता है कि कमी बहुत है, और लड़की वाले क्या ढूंढते हैं कि गवर्नमेंट लड़का मिलना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा वही लड़का मिलना चाहिए, और लड़का मिलता नहीं, कहीं मुश्किल से मिल गया तो अच्छी खासी रकम देते हैं उसे, मोटी, मतलब लड़का वाला मांगे ना फिर भी देते हैं, लड़की वाले ही बिगाड़ के रखे, मतलब फिर भी देते हैं कि चलो मेरी लड़की सुखी रहेगी क्योंकि सरकारी नौकर है बढ़िया, वो यदि पुलिस है तो ये भी हो गया, तो इसका तो जीवन सेटल होना ही है। तो आपके घर में भी बहन वगैरह होंगी, तो कुछ ऐसे ही होता है, हम लोगों के घर में भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे वो लोग अच्छा खासा दहेज वगैरह लेते हैं, अच्छा खासा अपनी शादी में म्यूज़िक बजवाते हैं, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट तो उन्हें भी पता है ना यार, हम सबको पता है। हम डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, हमें सारी चीज़ें पता है, बट हम क्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो अपने-अपने शौक होते हैं एंड सबका रहता है, एक दिन आता है, सबका दिन आता है, तो वहाँ पे फिर करना ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद होता है, और यदि आप ना करो ना, तो समाज बहुत पता नहीं क्या-क्या बोलता है। तो वो भी सुनने के लिए फिर हम रेडी रहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी बोलोगे सुनेंगे। अब आता है, आगे आते हैं, इसमें क्या है, अब शादी का नाम लेने से हम लोग खुश मत हो जाइए। अभी नौकरी-वोकरी करिए तब शादी होगी, अदरवाइज़ कोई पूछने वाला भी नहीं होता है ना, कि लड़का नौकरी कर रहा तो आजकल शादी हो रही है, लड़का नौकरी नहीं कर रहा तो शादी नहीं हो रही। लड़की पढ़ी लिखी है, अभी लड़की को पढ़ी लिखी तक ही लिमिट में रखा गया है, ठीक है? तो लड़की पढ़ी लिखी है तो उसकी कुछ वैल्यू हो रही है, नहीं है तो फिर भूल ही जाओ कि कहीं नौकरी-सोकरी वाला लड़का मिलेगा आपको। तो कुछ ऐसे होता है, इसलिए अब मन में लड्डू नहीं फोड़ना, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी सबको, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम कुछ करेंगे, तभी फिर कुछ अच्छे वाले लड्डू फूटेंगे मन में। अब आते हैं इसमें, इसमें क्या होता है कि लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग-अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने लगे। लेकिन क्या होता है कि ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डालें या उनके प्रति नफरत या जहर फैलाएं। अभी जैसे डीजे वगैरह का मैंने बताया, यहाँ तक तो ठीक है कि आप क्या करो, इसमें ठीक है, क्या मतलब आप डीजे बजा रहे हो, आप पटाखे चला रहे हो, अब ऐसा ना करो कि जबरदस्ती आप किसी के घर पे ले जाके पटाखे फोड़ दो। आपके लिए प्लेस है उस वहां पे, जो भी वैकेंट है उस पे जाके आप करो। अब पता चल रहा है आप किसी के घर पे आग लगा दिए, किसी का खेत रखा हुआ है या किसी का जो भी धान गेहूं रखा हुआ, वहां पे जाके आपने क्या कर दिया, एक माचिस की तिल्ली वहीं पे फेंक दिया, उसका पूरा तो नष्ट हो गया ना। तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हो। और इसमें एक और है कि आप अपनी स्वतंत्रता का, आपने देखा होगा कि मैरिज वगैरह जो होती है ना, यहाँ पे ना पता नहीं कैसे कैसे शौकीन होते हैं लोग, वो पिस्टल लिए रहते हैं हाथ में और उसे दागते हैं। और अभी शादी का सीजन आ रहा है, सुनने को मिलेगा आपको, पिछले वर्ष तो ऐसा हुआ था, मेरे इधर ही हुआ था कि यहाँ पैलेस में मैरिज हो रही थी और दूल्हे का जो दोस्त था उसने क्या किया, रिवाल्वर उठाई अपनी, और उसका जो भी था, जो दबाया जाता वो जो भी है, तो उसको वो क्या करता है, पकड़ के दबाता है, और जैसे ही उसका घोड़ा चढ़ा, वो गोली जो थी उस किसी ने हाथ मार दिया, तो ऊपर जाने की बजाय उसकी जो पिस्टल थी घूम गई दूल्हे की तरफ, और क्या हुआ कि दूल्हे को उसने मार दी गोली वहीं पे। वो दोस्त था दूल्हे का, गोलियां कैसे मार रहा था, वो पिस्टल अपने ऊपर उठाए हुआ था, मतलब जो था वो हवाई फायर करने वाला था, ऊपर को गोलियां दागने वाला था, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया गलती से कि
कोई दौड़ते-दौड़ते आ रहा था और उसका हाथ लग गया, वो गया, इसे हम एक एक्सीडेंट ही कहेंगे। उसका हाथ लग गया उसके हाथ में और उसका हाथ नीचे आ गया और उसका तो वो पकड़े ही था, जो भी उसका मारने वाला होता है, ठीक है? तो उसे क्या किया, जैसे उसका हाथ नीचे आया, उसका दब गया क्लच और सीधे जाके गोली कहाँ गई, दूल्हे के सीने पे लगी और दूल्हा वहीं पे मर गया। मतलब दुल्हन दुल्हन बनने से पहले ही विधवा हो गई। सीधे वहीं पे वो दूल्हा मर गया। अब क्या करे इसमें? उस लड़के का क्या किया जाए, जो दोस्त था, उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम्हें लेके आना नहीं था। भले ही तुम दोस्त हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ऐसी पिस्टल लेके आना ही नहीं था। और आप देखते हो बहुत से मतलब वो AK-47 भी लेके आ जाते हैं कुछ तो, ऐसे भी होते हैं शौकीन, वहाँ पे गोलियाँ चलाने के लिए, और गोलियाँ इधर की जगह इधर लग गई, तब तो गए काम से। कहाँ खुशी मनाने आए थे, कहाँ मातम बन गया कि जिसके पीछे आज ये बवंडर रचा वो दूल्हा ही मर गया। तो ऐसे यदि आप कर रहे हो तो स्वतंत्रता है आपको कि आप फायर जो भी हवाई फायर करो, लेकिन अब आप दूल्हे को ही मार दे रहे हो, ये कौन सी स्वतंत्रता है आपकी? हालांकि हमें ये पिस्टल वगैरह ले जाने की स्वतंत्रता नहीं है, बट अब क्या करें, हमारे शौक ही इतने अजीब से हो रहे हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। पता नहीं कैसे कैसे शौक हम लोग पाल के रखते हैं और यही हमारे कभी कभी बहुत हानि पहुंचा जाते हैं हमें। आप देखते हो टैटू वगैरह हम बनवाते हैं, कहते हैं अब कोई मना कर दे तो हम बताते हैं यार फंडामेंटल राइट है हमारे पास। अरे टैटू बनवा रहे हो, गर्दन पे बनवा रहे हो, नस कट गई। अभी वो हनी सिंह का था कि मतलब कोमा में चले गए थे, ठीक है? तो टैटू बनवा रहे हो तो आप बनवा रहे हो कहाँ पे? अच्छा हुआ कोई जीभ वगैरह में नहीं बनवाता वरना वो जीभ को निकाल के चलेगा, ठीक है? तो अब इतने अजीब से शौक पालोगे तो खतरा तो होना ही है, और यहाँ पे खतरा यदि हो रहा है तो फिर उस हिसाब से हम कानून को ला सकते हैं। यहाँ पे सीधे ये है कि आप करो, तहसील कर सकते हैं जब तक हमसे सहा जाएगा। अब उसके बाद आता है, लेकिन क्या होता है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। अब इसमें भी प्रतिबंध इतने कड़े नहीं होना चाहिए कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता भी नष्ट हो जाए, कि शादियों में कुछ नहीं करना। अब सीधे शादी का ही याद चल रहा है, सीजन तो शादी पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है? सीजन हालांकि अभी नहीं आया, आने वाला 1-2 महीने बाद। लेकिन अब आप लोग उसमें पूरी तरीके से लीन हो चुके होंगे कि काश हमारी भी शादी होगी, दुल्हन आएगी, मतलब पूरी लाइफ आप ना बहुत रंगीन बना चुके होंगे। तो उसी पे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए डीजे वगैरह चल रहा, सब कुछ अच्छी बात है, अब इसमें प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। यदि लगाते हैं तो हम क्या होंगे कि ऐसा लगेगा किसी तानाशाह के देश में रह रहे हैं हम। यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी मर्जी का, कुछ खुशी हम अपनी जाहिर कर ही नहीं पा रहे, लेकिन अब पिस्टल लेके जा रहे हो तो वहां पे हम प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन यदि जितना लिमिट तक हो रहा उसमें हम इतना भी कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाएंगे कि सब बैन कर दे। प्रतिबंध रहेगा लेकिन सब चीजें बैन नहीं होंगी, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, इसमें बताया गया कि उदाहरण के लिए जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी ने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया, अभी तो ये मेरा दिमाग था जो जहाँ उल्टा जा रहा था अब यहाँ पे थोड़ा सीधा सा आया, ठीक है? तो इसमें बात करते हैं, आप लोग भी लौट आइए। तो इसमें है कि मतलब आप किसी के प्रति नफरत वाली भावना फैला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई नहीं कह सकता कि आप आजीवन कारावास की सजा दे दो इसे, क्योंकि सुधरने का मौका भी दिया जा सकता है। और अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर करने की चेतावनी में मतलब चेतावनी के बाद भी ना माने, तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है, या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। तो सजा भी कई तरीके से होती है, कई बहुत ही ज़्यादा हाई वाली होती हैं, कुछ बहुत डाउन वाली होती हैं। तो हमें जो भी जिस तरीके का वो क्रिमिनल होगा या जिस तरीके का आरोपी होगा, उस तरीके से इसमें बात की गई कि आप सजा दे सकते हो। दिन आता है कि भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। किंतु क्या होता है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों और जिन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में ना तो इसमें अतिरेक हो और ना ही असंतुलन, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है। इसमें क्या आता है,
अभी हमने सिर्फ अभी एक ही पढ़ा है। इसमें यदि हम हानि सिद्धांत यहाँ पे समझ लेते कि हानि किस तरीके से हो सकती है, तो इसमें आप क्या करें, स्वतंत्रता दे रहे हैं, सीधे से है वही बात, 100 बात की एक बात कि हम क्या करें, आप कानून भी बना रहे हो तो कुछ ऐसा बनाओ कि ना तो स्वतंत्रताओं का उन्हें ऐसा लगे कि हनन हो रहा है, और ना तो ऐसा लगे कि स्वतंत्रताएं बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, अनलिमिटेड हमें मिल गई फ्रीडम, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, एंड आप लोग आँख नाक कान सब खोल के सुन लीजिए कि हम एक ऐसे देश पे रह रहे हैं जहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक लिमिट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधे तौर से एक लिमिट में रहना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है अब की दुनिया में, ठीक है। हम अनलिमिटेड गए तो हमें ही घाटा है, हमें फायदा नहीं है कहीं से। तो आप स्वतंत्रता के बारे में ये जो हानि सिद्धांत था उसे आप समझे होंगे कि किस तरीके से है। अब इसमें आता है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता। अब लो, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता, हालांकि मैं इसे आपको पढ़ूंगी पूरा जितना भी है, एंड पूरा कंप्लीट भी करूंगी, बट मुझे जो लगता है कि जो बातें मुझे समझानी थी पूरी बातें वही इसमें की गई हैं, ठीक है। हालांकि देख लेते हैं कुछ राइटर के भी जो भी सोच विचार होंगे तो उन्हें भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं फटाफट। इसमें क्या था कि सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता, तो यहाँ पे क्या है कि इस अध्याय में हमने पिछले जो भी था कि पहले हमने स्वतंत्रता के 2 आयामों की चर्चा की थी, बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्ति के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। ये 2 आयाम आप याद रखिएगा कि खुद का और बाहरी वालों का, ठीक है। तो इनमें इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत में इन्हीं नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी राजनीतिक सिद्धांत की जब बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे हम देखे थे कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो हमारी होती है उसमें 2 वर्ड क्या है, अपने लिए और दूसरों के लिए जो भी होता है, हम दोनों तरीके की स्वतंत्रताओं में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों की ही इसमें बात करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है कि उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो और जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। ऐसा यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना, इसमें बताया गया है कि इस बात की स्वीकृत है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप में व्यवहार कर सके। यह जो हमारा क्षेत्र है कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या-क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि वाद विवाद के विषय हैं। हम खुद से डिस्कस डिबेट कर सकते हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हैं भी, और इसमें बताएगा कि बने भी रहेंगे क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। यानी कि हस्तक्षेप आप कहीं पे लगा रहे हो तो जितना वो व्यापक होगा स्वतंत्रताएं आपको उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमें जो मानने की ज़रूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुलंघनीय हो, जिसमें क्या होता है अनुलंघनीय, यानी कि जिसका उल्लंघन ना किया जा सके। और उसके बाद क्या होती है कि जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्या होता है कि क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है, यानी कि यदि ये एरिया हमने थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक इंक्रीज है तो ठीक है, जैसे डिक्रीज करने लगे तो यहाँ पे जो हमारी गरिमा की बात करते हैं हम कि बहुत अच्छे तरीके से प्राउडली जीवन जीना चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें कटौती करनी होगी क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज करते जा रहे, तो इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है कि विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है, यानी कि जो हमारा जो भी कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं या कहीं स्कूल पे हो, जहाँ पे ड्रेस कोड वगैरह हम लागू करा सकते हैं। तो इसमें बताया गया चाहे वो ऑफिस का हो या स्कूल का हो या कोई ऐसी संस्था हो कि आप जहाँ बहुत सारे लोग जाते हों और वहाँ पे हम ड्रेस कोड क्या है कि अलाउ करा दें।
तो इसमें बताया गया है कि चयन करना क्या ये ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती, या यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य धार्मिक सत्ता और आईसीसी या बीसीएसई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। तो आज का आपका होमवर्क सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन वाला जो है वो है कि आपको ये आईसीसी, ठीक है, एंड जो हमारा सीबीएसई, इन दोनों के बारे में ही, सीबीएसई और आईसीसी, आपको पता है कि ये हमारे बोर्ड है, अब ये संस्थाएं हैं, इन दोनों के बारे में इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये क्या है, किसके लिए ये वर्क करती हैं, ये चीज़ें आप दोनों ही अपनी नोट्स में इनके 4-4, 5-5 पॉइंटों में इसे ख़त्म कर देंगे एक ही पेज में, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आज आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, डिटेल पढ़ना है, लिखना उसकी जितनी बातें थोड़ा बहुत है उतनी ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी, क्योंकि पढ़ के पूरा ख़त्म ही कर लेना आपको, ठीक है। ये जो हमारा सीबीएसई है एंड कुछ लोग इससे पढ़े भी होंगे, कुछ आईसीसी है, इन दोनों के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आता है कि यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ, यानी कि जो मैं वर्ड आता है, तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। यहाँ पे बताया गया कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है, यानी कि इसमें क्या आता है कि मुझ पर शासन कौन करता है, वहाँ पे कि मैं ही हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता में कि मैं हूँ, नकारात्मक स्वतंत्रता का घटिया वाला मत समझिएगा, ठीक है। वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें हम कह दें कि वो बहुत घटिया वाला, जैसे नकारात्मक का सुनते ही नेगेटिविटी अंदर हमारे भरी जाती है, तो यहाँ पे आप पढ़ के ही समझ गए हैं कि वो नहीं है, इसमें कुछ दूसरी बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सकारात्मक या पॉजिटिव फ्रीडम की बात की गई है कि यहाँ पे बताया गया है कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का उत्तर यानी कि आदर्श उत्तर होगा मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है। यहाँ पे क्या है कि विमर्श की बहुत लंबी परंपरा बताई जा रही है, जिससे रूसो, हेगेल ये थिंकर है हमारे, ठीक है। तो रूसो हो गए, हेगेल हो गए, और मार्क्स हो गए, गांधी हो गए, अरविंद, और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। और इस परंपरा को सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रवृत्ति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल पाता है। यानी कि व्यक्ति जो क्या है, वो एक सूरज की रोशनी की तरह है, जिसको क्या क्या चाहिए होता है और तब उसका विकास होता है। इसमें ये बताया गया है और इसके माध्यम से आपको समझाया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थनकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। यानी कि वो अपना विकास करना चाहता है, तो उन्हें कौन कौन से, ये भौतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक जगत में लाभ समर्थकारी, यानी कि ऐसा नहीं कि आप असमर्थ, सब उसमें समर्थन हो और उसमें से उनको सकारात्मक स्थितियों का लाभ बेशक मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी और बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी मतलब इच्छा की झलक हो, या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। यदि हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, यहाँ पे तो सबसे पहले उनका जो बेसिक नीड है,
यहाँ पे जो बेसिक नीड है वो तो एटलीस्ट कंप्लीट होनी ही चाहिए। एंड जो भी हमारे ऊपर है, सरकार है, सत्ता है, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें हमें दिलाए। दिन होता है क्या है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष धरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। यानी कि ये क्या मानते हैं कि व्यक्ति समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं, समाज से बाहर नहीं। और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करता है जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। देन क्या आता है कि दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है। यानी कि अहस्तक्षेप जहाँ पे कोई हस्तक्षेप ना हो, अनुलंघनीय जहाँ पे उसका किसी भी क्षेत्र का उल्लंघन ना हो। तो इसमें बताया गया कि इसका जो यदि हम बात करें सरोकार है या मतलब है तो इन दोनों से है। इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ अपने खुद का है, समाज से कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि इसमें है नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के दायित्वों को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर क्या होता है कि दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। लेकिन ऐसी भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे ये दोनों ही साथ चलेंगे। मैंने आपको बताया कि नकारात्मक का मतलब निगेटिव मत समझना आप खुद के लिए और यहाँ पे समाज के लिए, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता जो चाहेंगे उनका किसी बाहरी हस्तक्षेप या बाहर समाज से कोई मतलब नहीं होगा, वो अपने में ही खुश रहेंगे। हाँ, जो भी करना होगा करेंगे। और जो भी हमारे सकारात्मक है तो सरकार कहीं इसका फायदा ना उठाए कि एक को ही साथ में लेके चले, मतलब एक को ही लेके चले आगे बढ़ जाए, तो ये गलत होगा। मतलब दोनों को ही साथ लेके चलना इम्पोर्टेंट है। एंड अब आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका कौन सा फंडामेंटल राइट है, यानी कि फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल है, सिर्फ इतना बताना है आपको। एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट था जो मैंने कल देखा था, कमेंट पढ़ रही थी, जो अनिल सर का वीडियो आया था उसमें गोपाल का डाउट था कि हमें क्या पूरे दिन पढ़ना चाहिए, यानी एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ो। हाँ, यदि आप टारगेट बना के पढ़ रहे हो ना कि हमें एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, यानी कि आज हमें एनसीईआरटी 11th क्लास की हमने उठाई, ठीक है। तो एक दिन में 12 घंटे यानी कि 24 घंटे होते हैं। दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, यानी मिला के चलो तो अब 24 घंटे पूरे हो गए, पूरे दिन रात मिला लें हम। अब यहाँ पे सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सब्जेक्ट ही पढ़ना है आपको। तो ऐसा करो कि 2 दिन हमने 3 दिन दिया, हमने चलो 3 दिन दिया एक सब्जेक्ट को, यानी कि हमने पॉलिटी उठाई, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कुछ भी हो, हमने पॉलिटी उठाई और हमने कहा कि लक्ष्मीकांत उठाई है तो हमें एक वीक के अंदर अंदर इसे फिनिश करना है। अब उसे आप दिन भर पढ़ते हो, 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, डजेंट मैटर, आपको उस एक वीक के अंदर लक्ष्मीकांत फिनिश करनी है। आज मंडे है, आज की आज आपने लक्ष्मीकांत उठाई है तो आपको नेक्स्ट मंडे तक में या संडे तक में इसे फिनिश करके ही छोड़ना है। तो उस टाइम क्या कर सकते हो, यदि आपका टारगेट ऐसा हो गया तो उस टारगेट में आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो। कोई जरूरत नहीं कि आप 10 सब्जेक्ट पढ़ो, लक्ष्मीकांत ही पढ़ो एंड उसे फिनिश कर दो। सिंपल सा है। देखो यार, सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अपनी अलग अलग होती है। मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। कहीं मत भटकिए, मैं कई बार बोली हूँ। आप जितने भी टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज देखिए एंड खुद अपने आप में एनालिसिस कीजिए। आप पूरे दिन का अपना ओवरव्यू निकालिए कि मेरा टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है। यानी कि जो जो भी, जैसे यहाँ पे मैं अशोक की बात करूँ, जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्हें ये देखना चाहिए कि यूट्यूब पे टाइम हम कितना गवा रहे हैं, एंड यूट्यूब पे टाइम हम गवा रहे हैं क्लास लेने में या फालतूज के वीडियोस देखने में, मूवी देखने में, या व्हाट्सएप पे कितना टाइम जा रहा है, या अदर काम में कितना टाइम जा रहा है। कौन सा काम यदि हम ना करेंगे तो हमारा कुछ भी घाटा नहीं होने वाला है, कौन सा काम यदि हम कर रहे हैं तो उससे
वो करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पूरे दिन का ओवरव्यू निकालिए आप कि एक दिन में आज हमने जो किया, इनमें से कितनी चीज़ें थी जो हम ना करते तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला था। यदि हम व्हाट्सएप पे चैट नहीं करते अपने दोस्त से, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला था। सो हम क्या करेंगे कि जो हमने 1 घंटे उस पे गँवाए, वही 1 घंटे लक्ष्मीकांत पे डाले होते, तो एक चैप्टर एटलीस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका होता, ठीक है? हो सकता है कि पहली बार में ना समझ में आया आपको, लेकिन आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से, या 11th क्लास की आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती, तो वहाँ पे जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रही थी अभी घंटे भर से, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होता। क्योंकि उस 1 घंटे में आपने उधर का अपना टाइम बचा लिया। ज़्यादा दिक्कत हो ना, क्या करिए, सीधे जितने भी आजकल मुझे पता है कोई काम-वाम नहीं होता बाहर का, हमारा मोबाइल ही टाइम वेस्ट करता है। जितने भी आपके टाइम वेस्ट ऐप है यार, डिजिटल दोस्त किसी काम के नहीं होते हैं। कोई काम के नहीं, हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, शकल दिखाओ, ये दिखाओ, दुनिया भर के, क्या करना है मतलब, बन जाओ, उसके बाद तो पता नहीं कितने दोस्त मिलेंगे, वर्चुअल भी मिलेंगे और ऑफलाइन भी मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं जहाँ तक आपको सजेस्ट करूँगी, मैं किसी का टाइम टेबल नहीं बना सकती, किसी को बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो बस इतना कह सकती हूँ कि आप लोग अपने पूरे दिन का ओवरव्यू निकालिए, पूरे दिन का, कि आप एक दिन में कितना कर रहे हो, ठीक है? वहाँ से आप देखिए, जहाँ से भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे तुरंत के तुरंत बिना सोचे समझे, आपके जो दोस्त हैं ना, गुस्सा होंगे, तो तू घमंडी हो गया है, घमंड कर रहा है, ये वो दुनिया भर के, अरे हाँ, हो गए घमंडी, चलो। क्योंकि यार कुछ पाना है, छोड़ना पड़ेगा। यूपीएससी है, बिल्कुल सत्य है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि बड़ा सपना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बदन में दर्द हो रहा है फिर भी बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ये सत्य है। और यहाँ पे आपको, यदि आप ऐसा करते हो तो ही कुछ हो सकता है। और यदि आप ये मान के बैठे हो कि 2024 में देना, 25 में देना, 23 में देना, अभी तो आराम करते हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट, वो भी 2 घंटे पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई है, कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन में हम एक सब्जेक्ट पढ़ के चुपचाप क्या है, बैठ के आराम मारेंगे, गप्पे मारेंगे, घूमेंगे, भागेंगे, फिरेंगे, हमें 2023 में तो एग्ज़ाम देना, कुछ नहीं होने वाला। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम का गोल्डन टाइम है। यहाँ पे सब कुछ छोड़िए, जो भी जहाँ से भी टाइम खराब हो रहा, सब छोड़िए। कोई बोलेगा ना घमंडी है, यस भाई हम घमंडी हैं, तू जा साइड हट, जब मेरे काम होगा कर लेंगे, नहीं होगा मत आना काम तुम। क्योंकि अभी हमें नीड है रियल में जिसकी, हमें वो करना चाहिए। एंड आप लोग जब अपने पूरे दिन का निकालेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी, हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया है, एंड आई होप कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे आपको बनाना ही है, ठीक है? तो आप कैसे बनाओगे कि उसमें से सीधे से आप कर लेना, जो भी आपका टाइम टेबल आपका बहुत अच्छे से देखिएगा। आप जब इस तरीके से अपना खुद का एनालिसिस करेंगे ना, किसी से नहीं पूछेंगे, आप किस चीज़ से भी नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं पूछेंगे, बल्कि दूसरों को राय देंगे। और आपका पूछने का टाइम ही नहीं, सच पूछे तो पूछने का टाइम ही नहीं मिलेगा, किसी से बात करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आपकी इतनी अच्छी दिलचस्पी बढ़ जाएगी उस सब्जेक्ट में कि आप वो कहीं जाना भी नहीं चाहोगे। जिस दिन नहीं पढ़ोगे ना, पागल की तरह घूमोगे कि यार आज मेरा पढ़ा नहीं, बिल्कुल किसी को खाने मारने का मन करेगा कि आज हमारा इतना टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। बस टारगेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से कि हाँ, मुझे यदि करना है तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मुझे ये चीज़ें ख़त्म करके ही माननी है। यूपीएससी का सिलेबस अब तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं है, मैंने भिजवाया है, सेंड करवाया है, एंड वो ग्रुप में जा भी चुका है। आप लोग वहाँ से यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो, यूपीएससी का सिलेबस रखो, लिखो। और उसके बाद आप लोग क्या करो, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग या जैसे भी आपका मन कर रहा है, सही स्ट्रेटजी करोगे तो जल्दी आपकी नैया पार हो सकती है, और गलत करोगे तो 10 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। इसलिए सही चलना तो ज़्यादा ईज़ी होगा। तो यहाँ पे आप लोग बस जितना मैं बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही पूरी बात मेरी मानिए, लेकिन खुद का आप एनालिसिस करिए, खुद से ओवरव्यू निकालिए, खुद का टाइम देखिए, खुद से पूरा समझिए, एंड टारगेट बनाइए। और यदि टारगेट आपका नहीं बन रहा है कि मुझे एनसीईआरटी 3 महीने में ख़त्म करनी है, तो फिर वो 3 महीने यार कैसे ख़त्म, कैसे पढ़ रहे हो कि 3 महीने में ख़त्म हो गया, और 3 महीने में ही करनी 11th और 12th की एनसीईआरटी को आपको 3 महीने लग रहा है। आप मेरे से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक-एक वर्ड पढ़ के समझा रही हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है? तो आप लोग पढ़ना है, सिर्फ़ आपको पढ़ना है वहाँ पे, तो फटाफट आप पढ़ के निकल सकते हो। तो एनसीईआरटी 3 महीने में नहीं, एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक में हमारी एक जो भी हमारा है 2 से 3 दिन में तो 11th की खत्म होनी चाहिए, पार्ट पहला, दूसरा पार्ट, यानी कि 1 सप्ताह मान के चलो कि पूरा दिन आप पढ़ रहे हो, पूरे दिन पढ़ो।
जब भी मन मन मतलब दिन में हमें जितना भी पढ़ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट यदि पढ़ना है उसके लिए बता रही हूँ। और यदि नहीं पढ़ना है, देखो यार, पढ़ना कुछ सब कंपल्सरी है। आप ऐसे था कि हमें एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना कंपल्सरी है, चाहे आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे अलग कुछ लोग होते हैं कि वो कैसे करते हैं कि अपना बाँट लेते हैं कि 1 घंटे में हमें हिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटे पॉलिटी पढ़ना है, 1 घंटे ज्योग्राफी पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, ठीक है? आप इस तरीके से भी कर सकते हो और नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एटलीस्ट रहेगा तो कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका। ये होता है जो ये वाला होता है ना कि हम टारगेट में पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा बहुत सैटिस्फाई हम होते हैं कि यस हमारा इतना कंप्लीट हो रहा, इतना हमने कंप्लीट कर लिया एंड देन सेकंड टाइम हमें रिवाइज़ करना है। तो उस टाइम से आप एक-एक करके पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, आराम से करिए एंड सबसे पहले अपने दिन का ओवरव्यू निकालिए आप। कि हम कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे करिए एंड कहीं भटकिए मत। कितनी बार मैं बोलूँ आप लोगों को, सीधे-सीधे जो भी पास हो चुके हैं, बहुत है डीकेटी वो क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, उनमें से सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, आप देख सकते हो और वहाँ से समझ भी सकते हो एंड फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप हम सबसे पूछ ही सकते हो, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए क्योंकि जिस भी वीडियो में आप कमेंट करें, चाहे जिस वीडियो में कमेंट करें, वहाँ पे सबके कमेंट देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देखे जाते हैं एंड आपको यकीन हो भी चुका होगा, हम लोग देखते हैं तभी तो आपका आंसर देते हैं, ठीक है? तो बस मैं कल ऐसे ही देख रही थी, तो वहाँ पे मुझे लगा बता देना चाहिए, तो अशोक आप पूरा अशोक क्या आप जितने भी लोग हैं बढ़ रहे हैं, उन सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ इसी तरीके से चलिए तो बेहतर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।